नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया है। सीएम योगी ने समर्थन में कहा कि भारत की विरासत की चर्चा करने वाले व्यक्तियों को कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं। इन्हीं लोगों ने कुंभ की आध्यात्मिक और सामाजिक विरासत को भगदड़ और अराजकता का पर्याय बना दिया है। योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एक न्यायमूर्ति ने सच कहा तो उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। यही लोग अब संविधान के नाम पर देश के सामने पाखंड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रविवार को हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार के बीच शिवसेना शिंदे गुट में बगावत दिखने लगी। शिंदे गुट के विधायक व पार्टी के उपनेता नरेंद्र भोंडेकर ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भोंडेकर महायुति सरकार के कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने भंडारा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। भोंडेकर ने शिवसेना सुप्रीमो व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जताते हुए इस्तीफा भेजा है। यही नहीं, नाराजगी जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपका साथ देकर गलती कर दी। आपने कहा था कि आप मुझे मंत्री पद देंगे, लेकिन पिछली बार भी मैं कुछ नहीं बोला था और इस बार भी आपने नहीं किया। आखिर हम जिले के लोगों को क्या जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश के संबल से मिली मूर्तियों पर संबल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेनसिया ने समाचार एजेंसी एनआई को बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, उसी में हमें मां पार्वती, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां मिली हैं। ये सब जांच का विषय है। अभी तो मूर्तियां बाहर आई हैं, कैसे मूर्तियां अंदर गईं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटा लिया है और हमने अतिक्रमण हटाने के लिए अनुरोध भी किया है। हम नगर पालिका परिषद के माध्यम से बाकी का अतिक्रमण हटाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के संबल में हालिया तनाव के बाद सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर रखी गई है। संबल में पुराने शिव मंदिर में कई साल बाद सुबह के वक्त सोमवार को पूजा की गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मंदिर को कई दशकों के बाद खोला गया। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वंशवाद की मदद के लिए संविधान में संशोधन करती रही। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो भी संशोधन किए वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण के आरोपों पर राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने अपना भाषण संविधान की उस प्रस्तावना से शुरू किया जिसे शुरुआत में अपनाया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस और जनसंघ की मंशा मनुस्मृति के आधार पर कानून बनाने की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जिनका विश्वास असमानता पर था वो समाजवाद की बात करते हैं। जो लोग संविधान से नफरत करते हैं वो आज हमें पढ़ा रहे हैं पाठ। जिस दिन संविधान बनाया गया, लागू किया गया, उस दिन रामलीला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू का पुतला जलाया गया और अब नेहरू जी को गाली, इंदिरा जी को गाली, पूरे गांधी परिवार को गाली। शर्म आनी चाहिए। लोगों को संविधान सभा की बैठक के बारे में पढ़ना चाहिए। बीजेपी सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य रखने की भी मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने साथ मनुस्मृति की किताब भी लेकर आए थे, जिसका उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया। मीडिया में एक कहानी शुक्रवार को आग की तरह फैली। संबल प्रशासन ने दावा किया कि शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद 1978 से बंद एक मंदिर को शुक्रवार को फिर से खोल दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित मंदिर को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अधिकारियों की नजर पड़ने के बाद खोला गया। भस्म शंकर मंदिर में हनुमान मूर्ति और एक शिवलिंग है। जहां की एसडीएम वंदना मिश्रा ने दावा किया कि इलाके का निरीक्षण करते समय हमारी नजर इस मंदिर पर पड़ी। इस पर ध्यान देने पर मैंने तुरंत जिला अधिकारियों को सूचित किया। वंदना ने कहा कि हम सभी एक साथ यहां आए और मंदिर को फिर से खोलने का फैसला किया। एसडीएम के इस बयान को कुछ टीवी चैनलों, एएनआई न्यूज एजेंसी और नफरती मीडिया में बदल चुके हिंदी मीडिया ने इसे फौरन हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद के रूप में पेश किया। एबीपी चैनल के एक रिपोर्टर ने मौके पर जाकर जब पड़ताल की तो सारी कहानी सामने आई। एबीपी रिपोर्टर ने एक काम ये अच्छा किया कि उसने उस मंदिर को बनवाने वाले रस्तोगी परिवार के हर आयु वर्ग के लोगों से बात की और सभी ने एक ही जैसी तथ्य बताए। इस मंदिर को बनवाने वाले रस्तोगी परिवार के धर्मेंद्र रस्तोगी ने सभी झूठे दावों से साफ इनकार करते हुए कहा कि मंदिर 2006 तक खुला था। वहां मुसलमानों या किसी का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबी रस्तोगी परिवार के पास थी। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल वाला कमरा भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे ने कहा कि स्थानीय मुसलमानों से कभी डर नहीं था। उन्होंने मंदिर के बगल में अतिक्रमण के बारे में एक और फर्जी खबर का भी खंडन किया और कहा कि मंदिर वैसा ही है, कोई अतिक्रमण नहीं है। मंदिर के बगल वाला कमरा उन्होंने 2006 में उनके जाने से पहले बनवाया था। एक अन्य स्थानीय प्रदीप वर्मा ने कहा कि वो 1993 तक उसी गली में रहे। जब वो कभी कभार इलाके में आते थे तो वो नियमित रूप से पूजा करते थे और मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास रहती थीं।
वो आगे कहते हैं कि वो पूजा करके चले जाते थे, यहाँ रुकते नहीं थे। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने बताया कि झूठी कहानी को आगे बढ़ाने में एएनआई की बहुत बड़ी भूमिका है। ट्वीट्स की संख्या देखें, उन्होंने मंदिर खोजा गया, मंदिर 4 दशकों से बंद था, अतिक्रमण किया गया, 1978 के बाद फिर से खोला गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये सब केयर टेकर, रस्तोगी परिवार और स्थानीय मुसलमानों ने खारिज कर दिया है। एएनआई पर ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगा है। देश में एएनआई मोदी सरकार की तरफ झुकाव के लिए बदनाम हो चुका है, लेकिन अपराध की खबर देते समय भी उसका पूर्वाग्रह बरकरार रहता है। आरोपी अगर समुदाय विशेष का होगा तो एएनआई उसका नाम तलाश कर जरूर देता है, लेकिन आरोपी अगर बहुसंख्यक समुदाय से है और उनमें भी तथाकथित उच्च वर्ग से है तो वो आरोपी का नाम छिपा लेता है। उसके ऊपर आरोप है कि वो अक्सर नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। संभल के मुस्लिम इलाके के मंदिर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1978 में हुए संभल दंगों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज तक 46 साल पहले हुए संभल भीषण दंगों के दरिंदों को सजा नहीं मिली है। इन लोगों ने ही संभल में नरसंहार किया था, मगर इस पर चर्चा नहीं होती है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल सोसाइटी के एक सदस्य ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज वापस लौटाने का अनुरोध किया है। पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन दस्तावेजों को वापस लेने का अनुरोध किया है जो कथित तौर पर सोनिया गांधी के आदेश पर संग्रहालय से वापस ले लिए गए थे, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही है कि उन दस्तावेजों में आखिर क्या था। रिजवान कादरी का कहना है कि यूपी के शासनकाल में 2008 में 51 कार्टन में भरकर नेहरू के व्यक्तिगत पत्र सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। ये चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे। पत्रा ने कहा कि आखिर 2010 में जब यह फैसला हुआ था कि पूरी सामग्री को डिजिटल तौर पर अपलोड किया जाएगा, तो सोनिया गांधी आखिर इतनी जल्दबाजी में 51 कार्टन में भरकर चिट्ठियों को क्यों ले गई? उन्हें आखिर कहाँ रखा गया है? आखिर उन चिट्ठियों में क्या है जिन्हें गांधी परिवार दिखाना नहीं चाहता? कांग्रेस से इंडिया टुडे के एंकर राहुल कमल को ब्लैकलिस्ट किया है, साथ ही राहुल कमल को ट्रोल भी कहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेस की आजादी के लिए खड़ी रही है और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करती है, लेकिन तब नहीं जब प्रेस कार्ड रखने वाले लोग वास्तव में एक राजनीतिक दल की ओर से ट्रोल की तरह काम कर रहे हो। हमें नहीं लगता कि ऐसे ट्रोल से उलझना जरूरी है, इसलिए इंडिया टुडे के एंकर राहुल कमल को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया है। राहुल कमल लोकसभा में विपक्ष के नेता पर अपमानजनक बातें करने वाले स्वयंभू चाणक्य के सामने बेशर्मी से झुक रहे थे। पवन खेड़ा ने कहा कि पिछली बार जब कमल को अपने आचरण पर पछतावा हुआ था तब हमने उन्हें मौका दिया था, लेकिन वो बार बार अपराधी निकले हैं और इसलिए हम पत्रकारिता के नाम पर वो जो कर रहे हैं उसे योग्य नहीं ठहरा सकते। राहुल कमल अमित शाह से कार्यक्रम में बात कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि सदन जब होता है तो बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये जर्सी पहनकर ले लेके घूमते हैं, इनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है। उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे मालूम है कि क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। इस पर राहुल कमल कहते हैं कि क्यों बाहर है। अमित शाह कहते हैं कि मैं निजी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद राहुल कमल उत्साहित होकर पूछते हैं कि क्या निजी बात है क्या? फिर अमित शाह कहते हैं कि पब्लिक समझ गई है। फिर पब्लिक से एक इंसान को उठाया जाता है जो कहता है कि विदेश में कोई रहता है मैसेज। फिर अमित शाह हंसते हैं और कहते हैं कि हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि और पीछे जाओ और याद आएगा। एंकर राहुल कमल राहुल गांधी पर लग रहे व्यक्तिगत आरोपों को सुनते जाते हैं, किसी को टोकते नहीं हैं। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि राहुल कमल को बहुत रुचि है ये जानने में कि राहुल गांधी की कौन महिला मित्र है। शाह को ये बताने में बहुत रुचि है कि राहुल किससे मिलने जाते हैं। शाह बता रहे हैं कि उनकी पार्टी में यही सब चर्चाएं होती हैं। लोग राहुल कमल की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल कमल के पास ये साहस नहीं है कि वो शाह से पूछ सकें कि जो ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर मौजूद है उनमें वो किसका पीछा करने की बात कर रहे हैं। शाह के पास इसका जवाब कभी नहीं था। राहुल कमल ये नहीं पूछ सकते हैं कि राज्यपाल के पति ने अपनी चिट्ठी में जो कहा था वो क्यों कहा था। राहुल कमल में ये दम नहीं है कि वो पूछे कि वो उस लड़की के बारे में बात करें जिसे ना जाने किसके भय से देश छोड़कर जाना पड़ा। राहुल कमल के पास ये साहस नहीं है कि वो शाह से पूछ सके कि मोदी जी ने यशोदा बेन को क्यों छोड़ दिया, ऐसी क्या कमी थी उनमें। सवालों की बौछार हो रही है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पॉडकास्ट में बाला साहेब ठाकरे से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। गडकरी ने बताया कि वो नॉनवेज और शराब नहीं पीते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई बैठकर पिए या खाए तो कोई आपत्ति नहीं। फिर उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का किस्सा सुनाया। नितिन गडकरी ने बताया कि एक बार रात में वो कुछ लोगों के साथ बाला साहेब ठाकरे के घर पर बैठे हुए थे। एक मिलने वाला व्यक्ति बाला साहेब के लिए शानदार वाइन लेकर आया। बाला साहेब ने वहां बैठे सभी लोगों को वाइन ऑफर की। उन्होंने मुझे भी वाइन लेने को कहा तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं पीता हूं। तब बाला साहेब ठाकरे ने मजाक में सभी लोगों से कहा, ये चड्डी वाला है, ये गाय का गोबर और गोमूत्र वाला है। इसके बाद गडकरी हंसने लगे। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी का कहना है कि भारत सरकार के पास इनकम टैक्स को लेकर एक ही रास्ता है कि वो अरबपतियों से ज्यादा टैक्स वसूले और देश में शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करे। उन्होंने कहा कि भारत के अपर मिडिल क्लास और इंडियन मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट पर तभी टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि शीर्ष पर बैठे लोग यानी अरबपति हायर टैक्स का भुगतान करते हैं। पिकेटी भारत और दुनिया भर में असमानताओं को कम करने के लिए अरबपतियों की संपत्ति पर ज्यादा टैक्स लगाने का मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि 1957 में संपत्ति कर लगाने का भारत का फैसला उस समय बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से की गई कोशिश थी। उसका सही मौका अब आया है। ये पूछे जाने पर कि भारत तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है तो यहाँ संपत्ति पर टैक्स लगाने का कोई मतलब होगा क्या? पिकेटी ने फौरन चीन से यहाँ की तुलना की। उनका कहना है कि जब चीन इसी हालत में था तब उसने 25% टैक्स लगाया था। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा कि मैं चाहूंगा कि भारत सरकार कुछ बहुत ही सरल काम करे। वो ये डेटा प्रकाशित करे कि पिछले 10 वर्षों में 100 सबसे बड़े अमीर अरबपतियों ने कुल कितना इनकम टैक्स चुकाया है। हमें बताया जाए ये आज उनकी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है और मुझे लगता है कि जवाब होगा 1% से भी कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पर 100% या 90% टैक्स लगाया जाना चाहिए। शायद उन पर 10% या 20% टैक्स लगाया जाना चाहिए, लेकिन हमें इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। नवंबर में भारत की थोक कीमतें 3 महीने के निचले स्तर 1.89% पर पहुंच गईं, जो अक्टूबर के 2.4% की बढ़ोतरी से कम थी। इसके अलावा खाद्य महंगाई पिछले महीने के 25 महीने के उच्चतम स्तर 11.6% से घटकर 8.9% हो गई। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के मामले में महंगाई बढ़कर 2% हो गई। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गीतकार जावेद अख्तर ने शोक जताया। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि संगीत की दुनिया ने एक ताल खो दिया है। जावेद अख्तर ने लिखा है कि एक महान संगीतकार, एक महान इंसान, एक अच्छे मित्र जाकिर हुसैन साहब हमें छोड़कर चले गए। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। वो 73 साल के थे। उनके निधन पर दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के अलावा कला, राजनीति और फिल्मी जगत के लोग शोक जता रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।